नमस्कार। सत्य हिंदी के फिल्म समीक्षा शो में आपका स्वागत। आज मैं बात करूंगा रजनीकांत स्टारर कुली फिल्म के बारे में। फिल्म का पूरा नाम है कुली द पावर हाउस। इस फिल्म में रजनीकांत के अलावा नागार्जुन और आमिर खान की भूमिकाएं भी हैं। श्रुति हासन का भी एक रोल है और बहुत सारे कलाकार दक्षिण भारत के हैं। ये फिल्म वार 2 के साथ साथ ही लगी है। वार 2 में जहां ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर है, वहीं इस फिल्म में साउथ के सभी प्रमुख कलाकार हैं और आमिर खान एक कैमियो रोल में है जो अंत में थोड़ी देर के लिए होता है। इस फिल्म के निर्माता हैं सन टीवी वाले कलानिधि मारन। कलानिधि मारन वो शख्सियत है जो दक्षिण भारत की राजनीति में बड़ी खास हस्ती रखते हैं। उनका दबदबा दक्षिण भारत की राजनीति में बहुत है और उन्होंने रजनीकांत के 50 वर्ष पूरे होने पर एक जश्न के रूप में ये फिल्म क्यों बनाई, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुली फिल्म के बारे में। रजनीकांत को फिल्मी दुनिया में आए 50 साल हो गए। 1975 में आई उनकी पहली ही फिल्म से उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। यानी जिस उपलब्धि के लिए कई कलाकार तरसते हैं, शाहरुख खान को वो उपलब्धि अभी हुई है। वो उपलब्धि पहली ही फिल्म में रजनीकांत पा चुके हैं। रजनीकांत भारत की राजनीति में भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और दक्षिण भारत के फिल्म उद्योग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण आदमी हैं। आप तो जानते ही हैं, तमिलनाडु में जहां एमजीआर और जयललिता जैसे मुख्यमंत्री हुए हैं, जो पहले अभिनेता थे। अब रजनीकांत के बारे में भी ये कहा जाने लगा था कि वे भी राजनीति में आएंगे और सक्रिय रोल निभाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कुली फिल्म एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर है। कुली फिल्म का बैकग्राउंड विशाखापट्टनम का बंदरगाह है और वहां के कुली हैं। फिल्म के अनुसार रजनीकांत, जिनका नाम देवा इस फिल्म में है, वे कभी कुलियों के नेता हुआ करते थे और नेता के रूप में उन्होंने अपने साथी कुलियों की जिंदगी बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया। जब उनके साथी विदेश में एक बड़े अपराध के मामले में फंसे, तो उन्होंने अपने कई साथियों को बचाया, लेकिन कुछ को वे नहीं बचा सके। रजनीकांत यानी थलाइवा, थलाइवा यानी बड़ा भाई, अग्रज, प्रतिनिधि। थलाइवा का जो रोल है वो एक ऐसे शांत और सौम्य व्यक्ति का है जिसकी अपने इलाके में बहुत ज्यादा कद्र है। वो व्यक्ति तमाम दुनिया की आंच से तपकर निकला है और उसे अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ छुपाना है और बताना कुछ भी नहीं है। वो अपने एक साथी की बेटी की जिंदगी बचाने के लिए कई कई लोगों से संघर्ष करता है। निहत्था होने के बावजूद 12-12 लोगों से एक साथ लड़ाई करने के सीन इस फिल्म में है, जो 74 साल के रजनीकांत ने इस तरह फिल्मा है मानो ये उनके बाएं हाथ का खेल है। ये बात हो रही कि रजनीकांत ने बड़ी स्टाइल मारी है, लेकिन फिर भी रजनीकांत रजनीकांत है। कूली फिल्म एक मास एंटरटेनर है। इसमें हिंसा है और इतनी ज्यादा हिंसा है कि इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया। हिंसा के दृश्यों के अलावा इस फिल्म में कुलियों की जिंदगी और निम्न मध्य वर्गीय लोगों के संघर्ष की कहानियां हैं। लेकिन इस फिल्म में जो चीज नदारद है वो ये कि दक्षिण भारत में कहीं भी कानून का राज नहीं है, ऐसा इस फिल्म को देखने पर लगता है। कोई व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, वो घंटों भागता है, लेकिन कहीं उसे पुलिस नहीं दिखती। वो किसी पुलिस थाने में नहीं चला जाता कि मेरी जान बचाइए। तो ये सारी चीजें इस फिल्म में हैं ही। पूरी फिल्म में रजनीकांत का जो प्रभाव है वो दिखता है कि उनका प्रभाव दक्षिण भारत की फिल्मों में कितना ज्यादा है। वे एक शांत, सुशील, कुलीन व्यक्ति के रूप में नजर आते हैं और अपने करिश्मे से दर्शकों को बांधे रखते हैं। हालांकि हिंदी भाषी दर्शकों में उनके प्रति कोई विशेष लगाव मुझे देखने को नहीं मिला। सीमित शो थे, मैं जहां रहता हूं उस इलाके में, क्योंकि ये हिंदी भाषी इलाका है, लेकिन वे शो भी लगभग फुल थे और ये लोगों के प्रेम को बताता है जो रजनीकांत से रखते हैं। इस फिल्म में जो भी कहानी बुनी गई है वो है मानव अंगों की तस्करी से जुड़ा। बंदरगाह पर एक ऑपरेशन थिएटर है, उसमें कुलियों के हृदय निकालकर प्रत्यारोपित करने के लिए विदेश भेजने का एक रैकेट है। ये सारी
कपोल-कल्पित कहानियाँ बताई गई हैं। लेकिन इन्हीं कपोल-कल्पित कहानियों में एक कहानी ये भी है कि उनका एक साथी जो वैज्ञानिक प्रयोग करता है, कि ऐसी कुर्सी बना लेता है, जिस कुर्सी पर बैठाकर अगर बटन दबा दिया जाए तो 10-12 सेकंड में ही वो लाश सीधे-सीधे राख में तब्दील हो जाती। इस फ़िल्म में रजनीकांत के अलावा नागार्जुन हैं, जो दक्षिण भारत की फ़िल्मों के एक प्रमुख हस्ती माने जाते हैं। साथ ही इसमें श्रुति हासन है और आमिर खान का कैमियो है, जो बड़ा ही दिलचस्प अंदाज में, लेकिन कई चीजें इस फिल्म को क्लासिक फिल्म बनने से रोकती हैं, जैसे कलाकारों की मौजूदगी, हिंसा का अतिरेक और कुछ दृश्यों का बार बार रिपीट होना। ये वे बातें हैं जो इस फिल्म की कमी बताई जा सकती है। ये फिल्म रजनीकांत के प्रेमियों के लिए ही बनी है। पूरी दुनिया में 100 से अधिक देशों में ये फिल्म रिलीज हुई है और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन देशों में रिकॉर्ड बना चुकी है। भारत में भी ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इस तरह की बातें, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। अब आते हैं इस बात पर कि आखिर रजनीकांत की राजनीति किस तरह चलती है और कलानिधि मारन की सन कंपनी, सन टीवी इस फिल्म का उपयोग कैसे अपने प्रचार के लिए कर रही। मारन परिवार तमिलनाडु का सबसे प्रभावशाली परिवार माना जाता है। इसकी उद्योग जगत में अच्छी खासी पैठ है। कई टीवी चैनल इसके अपने हैं। इसका अपना सिनेमा स्टूडियो है, कई प्रिंट में भी यह है और अपने प्लेटफॉर्म, ओटीटी के प्लेटफॉर्म अपने हैं। इसके अलावा भारत की एक आईपीएल की टीम इस कंपनी ने खरीद रखी है। स्पाइस जेट में इसका हिस्सा है और दक्षिण अफ्रीका के भी एक टी20 टीम इन्होंने खरीद रखी है। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस करते हैं। इनका कारोबार 33,000 करोड़ से बड़ा है। इन्हें लगता है कि रजनीकांत के 50 वर्षों के करियर को भुलाकर रजनीकांत के 50 वर्षों के योगदान के मौके पर फिल्म बनाकर वे दक्षिण भारत की जनता के करीब आ सकते हैं। दक्षिण भारत में एमजीआर और जयललिता के बाद रजनीकांत को भी एक बड़ी राजनीतिक हस्ती माना जा रहा था, लेकिन रजनीकांत वहां सफल नहीं हो पाए। रजनीकांत ने 2017 में अपनी राजनीतिक पार्टी रजनी मक्कल मंदिरम आरएमएम की स्थापना की थी और ये पार्टी चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाई। बाद में उन्होंने रजनी मक्कल मंदिरम को एक फैन क्लब में तब्दील कर दिया, क्योंकि राजनीति में उनकी दाल नहीं गली। उनके जो डायलॉग थे उसे देखकर अंदाज लगाया जा रहा था कि शायद वे बीजेपी के साथ गठजोड़ करने के इरादे में हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। 3 दिसंबर 2020 को रजनीकांत ने यह ऐलान किया था कि वे अपनी राजनीतिक पार्टी नए सिरे से लॉन्च करेंगे, लेकिन उसके 4 हफ्ते के भीतर ही उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया और कहा कि मैं स्वास्थ्य के कारणों से आगे नहीं बढ़ रहा हूं। बाद में उन्होंने रजनी मक्कल मंदिरम को भी भंग कर दिया। उनकी लोकप्रियता और सांस्कृतिक प्रभाव तमिलनाडु में बहुत ज्यादा है और डीएमके चाहता है कि रजनीकांत की इस ख्याति का लाभ उसे मिले। लोगों की सहानुभूति डीएमके के साथ हो, ये इरादा उनका हो सकता है। अब रजनीकांत ने राजनीति से पूरी तरह दूरी बना ली है, लेकिन राजनीतिक दलों से उनकी दूरी अभी बनी नहीं है। कई दलों के नेता उन्हें अपने करीब पाते हैं। रजनीकांत को 2015 में पद्म विभूषण मिल चुका है, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये बहुत बड़ी बात है कि पद्म विभूषण जैसा अवार्ड किसी अभिनेता को मिले। रजनीकांत इसके अलावा लेखन कार्य भी करते हैं, निर्देशन में भी हाथ आजमा चुके हैं, लेकिन मूलतः वे फिल्मों में ही बने हुए हैं और अपने सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो पता नहीं मारन साहब को और डीएमके को इस फिल्म का क्या फायदा मिलेगा, लेकिन ये फिल्म केवल दक्षिण भारत में प्रभाव जमाने में कामयाब रही। वहां ये सुपर डुपर हिट हुई है, लेकिन यही तो डीएमके को चाहिए। बाकी देश के लोगों की राजनीति रजनीकांत की राजनीति से कुछ अलग चल रही है। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.